हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनायक सीरीज की 5th कॉमिक सर्वमंथम का चौथा भाग। अब तक मेरा मुख्य उद्देश्य उस भूमिगत निर्माण को ध्वस्त करना था जो कि ये सब नहीं जानते कि पृथ्वी के विनाश का कारण बनने वाला है। परंतु अब इन विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों और इनके साथ आए कालदूत नामक नाग योद्धा के तर्क सुनकर मुझे लगता है कि मुझे समुद्र मंथन तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये लोग आपस में क्या मंत्रणा कर रहे हैं प्रबोट। शायद ये समुद्र मंथन पर अपना निर्णय ले रहे हैं। पता नहीं इनकी वार्ता इतनी धीमी है कि लाइव कैमरा उसे कैच नहीं कर पा रहा। व्हाट नॉनसेंस। पहले तो ये विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक गायब हो गए, फिर आईसीयू दुनिया बचाने आ गए, अब यह विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक भी आ गए और अब ये सभी दुनिया बचाने की जगह समुद्र मंथना चाहते हैं। उधर प्रलयंका और धनंजय से भी मेरा संपर्क टूट गया। प्रोफेसर, गर्भगृह में अलग अलग स्थानों पर सुपर विलन्स के हमले की खबर आ रही है। वॉर हेडक्वार्टर्स पर भी विदूषक ने दुनिया भर के पागलों को एकजुट करके हमला बोल दिया है। तुम सही थे माइक, शायद हमें सुपर विलन्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक भी असीमित शक्तियों के धारक सही, पर उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है। हमें एक ऐसी टीम की ज़रूरत है जो कि विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों और सुपर विलन्स की पावर्स को न सिर्फ कंट्रोल कर सके बल्कि उन्हें कोऑर्डिनेट भी कर सके। और मैं किसी को जानता हूँ जो ऐसी टीम को एकजुट कर सकता है। हमें तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। हम समुद्र मंथन में तुम्हारा साथ देंगे। यह समुद्र मंथन हिंद महासागर में होगा, परंतु हम मंथन के लिए शेषनाग और मंदार पर्वत कहाँ से लाएंगे। तुम्हारी एक समस्या का समाधान है मेरे पास। मेरा पाषाण शरीर अभेद्य। संसार की कोई भी शक्ति मेरे शरीर को भेद नहीं सकती। तुम लोग मुझे मंदार पर्वत के स्थान पर प्रयोग कर सकते हो। तू हमें मूर्ख समझता है दानव। इतनी मुश्किल से बंधक बनाया तुझे और तू यूं ही तेरी बातों में आकर हम तुझे छोड़ देंगे। क्या वाकई तुम लोगों ने मुझे बंधक बनाया था? यद्यपि कुछ पलों के लिए तुम लोगों ने मुझे अवाक कर दिया था, परंतु तुम सभी मिलकर भी मुझे परास्त नहीं कर सकते। इसका निर्णय अभी हो जाता है दानव। ठहरो सामरी, हम इस दानव पर विश्वास नहीं कर सकते महात्मन। इसने गर्भगृह को नष्ट करने का प्रयास किया है। विश्वास तो माँ खलनायकों पर भी नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी हम इस कार्य में उनकी सहायता लेने को विवश हैं। मुझे लगता है कि हमें इस दानव को एक अवसर देना चाहिए। परंतु महात्मन, या तो तुम लोग कालदूत की बात मान लो या फिर मुझसे एक निरर्थक युद्ध करते रहो जिसमें सिर्फ समय और तुम्हारे प्राण नष्ट होंगे। तुम मानवों द्वारा निर्मित गर्भगृह में उसके बाद नष्ट कर दूंगा। निर्णय तुम्हारा है। मंथन का कार्य पूर्ण होने दो निंजादेव। इस दानव को हम उसके बाद देख लेंगे। जैसा आप कहें महात्मन। एक बार अमृत पी लें, उसके बाद सबसे पहले हमें इस दानव को ही अपना गुलाम बनाना है रोबो। ऐसा गुलाम हमारे पास होगा तो किसी अन्य महाखलनायक की हिम्मत नहीं होगी हमारे खिलाफ खड़े होने की। ऐसा ही होगा किलर, ऐसा ही होगा। तो इस समस्या का समाधान हो गया। विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक और आईसीयू मिलकर ये समुद्र मंथन करेंगे। मंदार पर्वत की जगह यह दानव अडिग खड़ा होगा और शेषनाग का स्थान हम लेंगे। कलयुग के सर्वश्रेष्ठ महारथियों, शुरू करो यह समुद्र मंथन। इस संसार की रक्षा का दायित्व अब तुम सभी के हाथों में है। चाहे कुछ भी हो जाए, यह मंथन रुकना नहीं चाहिए। कितनी भी विषमताएं सामने क्यों ना आए, चाहे कितनी ही बड़े खतरे सर उठाए, परंतु यह समुद्र मंथन निरंतर जारी रहेगा जब तक महारावण का संहार करने वाली शक्ति अवतरित नहीं होती। पष्टम अध्याय समाप्त। युगम धरित्री अस्यः। अपनी ही शक्तियों का सम्मुख असहाय और अक्षम होने का अनुभव कैसा होता है, इसका विवरण आप सभी महारथी मुझे अवश्य दें। यदि मिथ्याकार के इस कृत्रिम संसार से निकल पाए तो हा 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 हा। सप्तम अध्याय आरंभ। शत्रु शक्ति। शुक्राल और तिरंगा पूर्णतः मिथ्याकार के कृत्रिम संसार की चपेट में आ चुके हैं। अपना सर्वस्व भूल चुके हैं वे दोनों। क्या लगता है काल मूर्तियों, कौन होगा विजय? यकीनन शुक्राल ही जीतेगा।
तिरंगा तो 2 स्पर्धाएं जीत चुका है, यह स्पर्धा भी वही जीतेगा। परंतु यहाँ प्रश्न मात्र तिरंगा या शुक्राल की जीत हार का नहीं है, सभी महानायकों का अस्तित्व भी मिथ्याकार ने दांव पर लगा दिया है। बहुत नाइंसाफी है। क्यों श्रीमान ध्रुव, तुम्हारे इस मिथ्याकार ने दुनिया तो बड़ी रंगीन सजाई है युगम, पर बेचारा एक गलती कर गया। ओह, और भला वह गलती सुपर कमांडो ध्रुव की बाज निगाहों से कैसे बच सकती है? फिर तो यकीनन अपने दल की रक्षा का दायित्व आप पर है श्रीमान ध्रुव। यही तो समस्या है, अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकली एग्जामिन करने का तरीका मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आपकी तरह ही पूर्वकाल दल से श्रीमान गोजो ने भी अपनी एक थ्योरी डेवलप कर ली है। आप दोनों जीनियस अपने नोट्स एक्सचेंज क्यों नहीं कर लेते? युगम क्षेत्र ने आप सभी महारथियों की समस्त इंद्रियों को जागृत कर दिया है, जिसका आभास आपको नहीं है। अपने संसार में आपकी मानसिक शक्तियां भले ही सीमित हो श्रीमान ध्रुव, परंतु जब तक आप यहाँ युगम क्षेत्र में हैं, आप और आपकी तरह यहाँ उपस्थित सभी महानायक एक दूसरे से मानसिक संपर्क स्थापित करने में सक्षम हैं, दूसरे दल के महानायकों से भी। चयन स्पर्धा के दौरान जब मैंने नागराज से मानसिक संपर्क स्थापित किया था, तभी मुझे अंदेशा हुआ था, पर आपाधापी के कारण मैंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। मुझे यकीन है श्रीमान गोजो भी आपकी तरह इस बात से अनभिज्ञ हैं। मिथ्याकार की यही एक कमजोरी है कि अपने कृत्रिम संसार में वह जिन प्रतिरूपों का सृजन करता है, वे अपनी नहीं बल्कि अपनी प्रतिद्वंदी की शक्तियों पर आश्रित होते हैं। जरा सोचो साथियों, भोकाल को मिथ्याकार ने उसके प्रतिद्वंदी नागराज की शक्तियाँ और नागराज को भोकाल की शक्तियाँ ही क्यों प्रदान की? वह उनकी खुद की शक्तियों को भी अधिक घातक व परिष्कृत कर सकता था। नागराज का इच्छाधारी रूप और भोकाल की उड़न शक्ति सिर्फ हमें भ्रमित करने के लिए है। वास्तव में यह अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सच्चा योद्धा वही है जो अपनी ही नहीं अपितु अपने प्रतिद्वंदी की शक्तियों का भी प्रयोग भी उतनी ही सज्जता व सुगमता से कर सके जिसे वो अपनी शक्तियों का करता है। ओह, गुरुदेव बृहस्पति का सिखाया यह वचन हम कैसे भूल गए। यही कारण है कि कृत्रिम संसार में हमारा प्रतिरूप नागराज और भोकाल का सामना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे प्रतिरूपों को यदि नागराज और भोकाल का सामना करना है तो उन्हें भी अपने प्रतिद्वंदी दल के नायकों की शक्ति का प्रयोग करना होगा। मेरा भी यही सोचना है गोजो। ध्रुव, तुम मुझसे मानसिक संपर्क कैसे स्थापित कर पा रहे हो? युगम क्षेत्र में हम सभी की मानसिक शक्तियाँ बहुगणित हो गई है, जिससे हम सभी एक दूसरे से मानसिक संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब प्रतिरूप नागराज और भोकाल को रोकने के लिए पूर्व काल और पश्चात काल के महानायकों को एक दूसरे की शक्तियाँ आत्मसात करनी होगी। पर यह संभव कैसे होगा? परमाणु और प्रचंडा व तिलस्मी देव और शक्ति एक दूसरे का मुकाबला कर चुके हैं, इसलिए वो आसानी से अपनी प्रतिरूपों को प्रतिद्वंदियों की शक्तियाँ आत्मसात करने पर बाध्य कर सकते हैं। ठीक है ध्रुव, मैं तिलस्मी देव और प्रचंडा को निर्देश देता हूँ, तुम शक्ति और परमाणु को निर्देशित करो। मैं उस कपटी तिलस्मी देव की शक्तियाँ धारण करूँ? हरगिज़ नहीं। वैसे टेक्निकली देखो तो तुम्हें खुद तिलस्मी देव की शक्तियाँ धारण नहीं करनी है, बल्कि अपने प्रतिरूप को ऐसा करने के लिए फोर्स करना है। परमाणु सही कह रहा है शक्ति। यह समस्या व्यक्तिगत द्वेष के वशीभूत होने का नहीं है। यदि मैं और भोकाल अपने कृत्रिम रूपों को संचालित नहीं कर पा रहे तो हमारे पास यही एकमात्र विकल्प है। ठीक है, अपने साथियों की रक्षा और अपनी गणना की बात का मान रखने के लिए मैं ऐसा करूँगी। समय कम है, शक्ति स्थानांतरण प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। यह हमारा आखिरी मौका होगा खुद को बचाने का। युगम धरित्री अस्यः। आपके अधरों पर फिर से अटखेलियाँ करती यह अपूर्ण मुस्कान घोतक है कि आने वाले परिणाम निश्चित ही आपकी इच्छा के अनुरूप ही आने वाले हैं युगश्रेष्ठ। समय प्रतिपालक होने का यह फायदा भी है और नुकसान भी। आने वाले समय की हर करवट की सरसराहट इन कानों से ही गुजरती है, इन आँखों के दृश्य पटल पर कैद होती है। साधारण मानव हो या महानायक, सभी समय के नियमों के अधीन है।
कर्म करना ही इनका धर्म भी है और कर्तव्य भी। यह कार्य खासकर तब और भी महत्वपूर्ण और अनिवार्य हो जाता है जब इसका परिणाम सिर्फ उनके ही नहीं, ब्रह्मांड के अस्तित्व को भी प्रभावित करता है। बहुत अच्छे प्रचंडा ने परमाणु की शक्तियाँ साध ली है। भोकाल के मुंह से नागराज की तरह विषपुंखार निकल रही है। मेरे कृत्रिम रूप को एहसास हो रहा है कि यह शक्ति स्थानांतरण उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अपने प्रतिरूप को परमाणु का आणविक सुरक्षा घेरा भोकाल प्रतिरूप के चहुं ओर बनाने का आदेश दो। हम समझे नहीं मित्र भोकाल श्री, हम पर घातक विष छोड़ रहे हैं तो आप उन्हें सुरक्षित क्यों करना चाहते हैं? सुरक्षा की आवश्यकता तो हमारे प्रतिरूपों को है, क्योंकि यह आणविक सुरक्षा घेरा अटकाय और अभेद्य है। इस सुरक्षा घेरे में भोकाल के साथ साथ उसकी विषपुंखार भी बंद हो जाएगी। विषपुंखार भोकाल की स्वाभाविक शक्ति नहीं है, इसलिए यह भोकाल के प्रतिरूप पर भी वही असर करेगी जो यह हमारे प्रतिरूपों पर करती है। उस पर मूर्छा हावी होने लगेगी। ओह, भोकाल श्री मूर्छित हो रहे हैं। यही तो होना ही था। जैसे हमारे प्रतिरूपों पर किए गए वारों का प्रभाव हम पर पड़ रहा था, उसी तरह इसके कृत्रिम रूप पर हुए वार का प्रभाव इसके वास्तविक रूप पर पड़ रहा है। अब आपके अपने प्रतिरूप को आदेश देने का समय आ गया है। तिलस्मी देव, शक्ति की उष्मा शक्ति का प्रयोग करो और बेहोश भोकाल को बंधन में जकड़ लो। उन्होंने भोकाल को परास्त कर लिया है, अब हमारी बारी है। परमाणु, तुम्हें प्रचंडा की शक्तियों का प्रयोग करना होगा। प्रचंड के पास पंच तत्वों की शक्ति है। जल और वायु तत्वों की सहायता से तुम्हारे कृत्रिम रूप को नागराज के चारों ओर एक शीत घेरा बनाना होगा। ठंड नागों की प्राकृतिक शत्रु है, नागराज की भी। यह शीत घेरा नागराज की शक्तियों को क्षीण करेगा और वह सुप्त अवस्था में चला जाएगा। नागराज बेहोश हो गया। बेहोश नहीं हुआ, सुप्त अवस्था में चला गया है। जो भी है, कृत्रिम नागराज का खतरा तो टल गया। अभी नहीं, शीत घेरा स्थायी नहीं है। प्रतिरूप नागराज को पूरी तरह बेबस करने के लिए अब शक्ति को तिलस्मी देव की शक्तियों का प्रयोग करना होगा। तिलस्मी देव की तिलस्मी तंत्र शक्ति से तुम्हें प्रतिरूप नागराज को जड़वत करना होगा। हमने मिथ्याकार की कृत्रिम संरचना को फेल किया है, वह जल्दी दूसरी संरचना खड़ी कर लेगा। ऐसा नहीं होगा। दृश्य पटल की ओर देखो। शुक्राल ने मिथ्याकार का अंत कर दिया। सभी महानायकों के प्रतिरूप लोप हो रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं थी, परंतु श्रीमान शुक्राल ने तो कमाल कर दिया। मिथ्याकार के प्राण उसके द्वारा सृजित इस कृत्रिम संसार में ही थे। इन सृजित ऊर्जा तनाव से के कटते ही कृत्रिम संसार और मिथ्याकार दोनों नष्ट हो रहे हैं। अर्थात शुक्राल ने यह स्पर्धा जीत ली। निसंदेह यह जीत शुक्राल के नाम रही। परंतु उन्होंने यह किया कैसे? अब इन सवालों के जवाब तो शुक्राल और तिरंगा दे सकते हैं, या फिर युगम। युगम धरित्री अस्यः। शुभकामनाएं शुक्र शिष्य। आपकी इस जीत ने तो सभी दर्शकों के साथ साथ मुझे भी अचंभित कर दिया। हम सभी यह जानने को उत्सुक है कि आपने इस असंभव कार्य को अंजाम कैसे दिया। कृत्रिम संसार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उसमें फंसने वाले यानी मुझे और तिरंगा को भ्रमित करके सदा के लिए यहाँ उलझाए रखना था। सर्वप्रथम मिथ्याकार ने दोनों गणनायकों के कृत्रिम रूप बनाए और अन्य महानायकों के कृत्रिम रूपों में विरुद्ध उन्हें लड़ा दिया। परंतु चूंकि मिथ्याकार के संसार में शक्तियाँ वास्तविक संसार से उलट होती है, इसलिए उसका यह पैतरा विफल हो गया। जैसे ही मिथ्याकार को एहसास हुआ कि उसका यह वार खाली जा सकता है, उसने मुझे और तिरंगा को एक दूसरे मायाजाल में फंसाया। पहले मैं अचंभित था कि तिरंगा एकाएक जड़वंत कैसे हो गया। अब मैं जानता हूँ कि मिथ्याकार ने उसे भी मेरी तरह अंतर्मन की किसी दमित भावना के वशीभूत किया हुआ था।
युद्ध में वाकई एक पल ऐसा आया था जब मैं अपना उद्देश्य भूलकर मिथ्याकार द्वारा रचित मेरी दमित भावना के परिकृष्ट रूप में उलझ कर रह गया था। निश्चित रहे शुक्र शिष्य, मिथ्याकार ने आपकी दमित भावनाएं सिर्फ आपके मस्तिष्क में ही प्रशिक्षित की थी। हमारे दर्शक उनसे पूर्णतः अनभिज्ञ हैं, परंतु समय चाहकर भी किसी घटना से अनभिज्ञ नहीं रह सकता। समय से कुछ नहीं छुपता, कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी छुपाने को इच्छुक भी नहीं हूँ युगम। यकीनन कुछ पलों के लिए मेरा क्रोध बुद्धि पर हावी हो गया था। अपने कुटुंब के हत्यारे को मौत का घाट उतारने के लिए ललियायित हो उठा था बस। परंतु शीघ्र ही मैंने मस्तिष्क ने भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया और मुझे यह एहसास हो गया कि मैं मिथ्याकार के जाल में फंस रहा हूँ। बस मैं उन सम्राटों से द्वंद्व करते हुए मिथ्याकार के निकट पहुंच गया और क्रीड़ा समाप्त। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि पश्चातकाल दल के महानायक देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा यहाँ कहाँ है? यही था मैं। शुक्राल की तरह ही मैं भी समझ गया था कि मिथ्याकार मेरी दमित भावनाओं से खेल रहा है। मेरे जीवन के वह किरदार मेरे सामने खड़े कर रहा है जो मेरे अंतर्मन की कालकोठरी में दफन हो चुके हैं। फिर कैसे निपटे आप उन किरदारों से? कहाँ वक्त लग गया आपको डिटेक्टिव? तुम्हें बताने की क्या जरूरत, तुम तो समय के प्रतिपालक हो। तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए इन सवालों का जवाब। आपने सिद्ध कर दिया कि वाकई आपसे बेहतर डिटेक्टिव दूसरा कोई नहीं हो सकता। अब हमारे युगम के क्षेत्र लौटने का समय आ गया है। इस स्पर्धा के पश्चात देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा 2 और शुक्र शिष्य शुक्राल एक जीत अपने नाम कर चुके हैं। परंतु इस जीत के पश्चात भी शुक्र शिष्य के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है। तिरंगा शुक्राल, यदि अगली स्पर्धा में हार जाते तो इस प्रतियोगिता के विजेता डिटेक्टिव तिरंगा होंगे। ऐसा नहीं होगा युगम, क्योंकि मैं बची हुई 2 स्पर्धाओं से खुद को प्रत्याहत करता हूँ। यह सीधे सीधे हिंदी में बात क्यों नहीं करता? या तो उर्दू बोलता है या संस्कृत बोलता है। अबे कोई बताओ कि अब यह प्रत्याहत क्या होता है? यह संस्कृत नहीं हिंदी बोल रहा है और प्रत्याहत का मतलब है कि तिरंगा क्विट कर रहा है। व्हाट? तिरंगा क्विट कैसे कर सकता है? तिरंगा कभी क्विट नहीं करता। देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा क्विट कर रहा है, यह जानते हुए भी उसका यह निर्णय उसके देश ही नहीं बल्कि उसके पूरे युग को तबाह कर सकता है। तुम मार्केट ट्रिक्स के बारे में पहले ही बता चुके हो। ऑफर डॉक्यूमेंट्स दोबारा पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंस सिचुएशन में कॉमिक टाइमिंग पसंद है मुझे, पर फिलहाल शायद स्थिति की गंभीरता आप महानायकों की समझ में नहीं आ रही है। पहले तिलस्मी देव और अब आप, एक के बाद एक 2 महानायकों ने अपने व्यक्तिगत निर्णय पर अपने युग को ताक पर रखा दिया है। बढ़िया सुपर हीरोज हैं आप। थैंक्स। मेडल ऑफ ऑनर यही दोगे या घर भिजवाओगे? आपका मेडल ऑफ ऑनर अब कालमूर्तियां तय करेंगे। युगम क्षेत्र और सर्वनायक प्रतियोगिताओं के नियमों की अवमानना करने के लिए कालमूर्तियां आपको बंधक बना रहे हैं। पश्चिम अध्याय समाप्त। परिष्ठी। यह क्या हो रहा है? असुर लोक के भवन आदि ध्वस्त क्यों हो रहे हैं? असुर राज शुंभुक की जय। युगम द्वारा की जा रही सर्वनायक प्रतियोगिताओं के अंतर्गत शुक्र शिष्य शुक्राल ने असुर स्लीपी मिथ्याकार का वध कर दिया है, जिस कारण मिथ्याकार द्वारा निर्मित असुर लोक के भवन भी नष्ट हो रहे हैं। यह सब क्या हो रहा है दैत्य गुरु? आपका शिष्य हमारे विरुद्ध कार्य क्यों कर रहा है? चाल है, यह सब युगम की चाल है, असुरों को अशक्त करने की। बहुत हो गया, असुर सेना को तैयार होने का आदेश दो। हम युगम क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे। पंचम खंड समाप्त। कथा जारी रहेगी पश्चिम खंड सर्वसंधि में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सर्वसंधि में। तब तक के लिए गुड बाय।